बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा एहतशाम। आज की बड़ी खबर यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुल्क की सियासत में एक बड़ी हलचल है। टास्क फोर्स की डेडलाइन सर पर है। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने की खतरनाक तलवार सर पर लटक रही है और हुकूमत कानून साजी में नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद हुकूमत ऑपोजिशन को इस बिल की मंजूरी में रुकावट करार दे रही है, जबकि ऑपोजिशन हुकूमत पर FATF की आड़ में सियासी दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगा रही है। हुकूमत इस तरमीमी बिल को कौमी असम्बली से तो मंजूर करवाने में कामयाब रही, लेकिन सेनेट में हुकूमत को सामना करना पड़ा एक बड़ी शिकस्त का, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर ट्विटर पर बयान जारी किया, जिसमें ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद हुई और इस बिल की मुखालफत पर ऑपोजिशन रहनुमाओं को ब्लैक मेलर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपोजिशन रहनुमाओं का ज़ाती मफाद मुल्की और कौमी मफाद से मुतसादिम है। करप्शन की रकम बचाने के लिए ऑपोजिशन रुकावट बन रही है और पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट निकलने के लिए की गई काविशों को सबूताज करने के लिए ऑपोजिशन साजिशें भी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से ऑपोजिशन लीडरशिप को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, NRO नहीं मिलेगा और NRO कौम के एतमाद को धोखा देने के मुतरादिफ होगा, मुल्क से गद्दारी होगा। इससे पहले भी कई बार वज़ीर-ए-आज़म अपने बयानात में ऑपोजिशन को NRO ना देने के ऐसे ही बयानात माजी में भी देते रहे हैं। मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं NRO। मैं ये कभी 3 लफ्ज़ इसलिए नहीं कहूँगा, एक तो मैं अल्लाह को जवाब दूँ, दूसरा मैं इस कौम से गद्दारी करूँ। तो फजल रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया है। फिर नून लीग जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी साथ है। सब इकट्ठे हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है, NRO। जो जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी और वो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो कहते हैं जी मैंने बाहर जाके इलाज करवाना है। मैं अगर इनको NRO दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की गरज बरस और सख्त किस्म के बयानात के बाद ऑपोजिशन की तरफ से भी हुकूमत पर बयानात की बुछाड़ हो चुकी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इमरान खान को हिटलर करार दे दिया और हुकूमत पर सियासी दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगाया है। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं, तरमीमी बिल को भी सारी कौम को मुखबर बनाने की कोशिश कहा गया और तरमीमी बिल को दरअसल अवाम के खिलाफ एक घिनौना और जालिमाना इकदाम करार दिया गया है। हुकूमत और ऑपोजिशन की सियासी महाजराई में इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सियासी जमातें कानून साजी में देर कर गईं तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत ना अदा करनी पड़ जाए। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो सियासी पारा हाई है? क्या तरमीमी बिल वाकई ही हुकूमती सियासी दहशतगर्दी और कानून साजी की आड़ में ऑपोजिशन क्या वाकई ब्लैक मेलिंग पर उतरी हुई है जैसा कि हुकूमत कह रही है? और आखिर ऑपोजिशन के इतराजात और खदशात की बुनियाद है क्या? और जब FATF की डेडलाइन करीब तर है तो क्या हुकूमत डेडलाइन से पहले कानून साजी कर पाएगी? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जावेद बलोच साहब मौजूद होंगे, ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी और इस हवाले से जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूंगी कि तरमीमी बिल जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर होता है और सेनेट से इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। बिल में आखिर ऐसा है क्या जो अपोजिशन इसके ऊपर एतराज कर रही है? देखें आयशा, हमारी जो बात हुई है मुख्तलिफ, एहसन इकबाल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ हुकूमती अरकान हैं, उनसे भी बात हुई। हुकूमत का ये कहना है कि जो अपोजिशन है वो अपने सियासी एजेंडे पर अमल पैरा है और जो मुल्की मफादात की खातिर एक बिल लाया गया वो FATF की ज़रूरत भी है, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, उसे जो है वो मुस्तरद करवाया गया है। अब जो सूरत हमें जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, उससे जो असम्बली में तकरीर हुई आयशा, उससे ये बात सामने आ रही है कि जो नैब को मनी लॉन्ड्रिंग का इख्तियार दिया जा रहा है उस पर एतराज़ है अपोजिशन को कि नैब जो है इस पर पहले ही सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी नैब पर मुख्तलिफ जो है वो अदवार में भी और इस दौर में भी जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं कि नैब किस तरह काम कर रहा है, उसे फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इख्तियार देना, उसके इख्तियार में इजाफा करना और फिर चूँकि नैब जैसे कार्रवाई कर रहा है नून लीग के खिलाफ, बाकी पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ, तो उससे खदशात बढ़ रहे थे। एक तो ये हो गया और दूसरा जो इसमें जो अपोजिशन को एतराज़ आ रहा है और जो बात सामने आई है वो ये है कि अपोजिशन का ये कहना है कि
पुलिस को जो है वो इख्तियार दिया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है। एक्ट के तहत के वो बगैर किसी वारंट के जो है वो किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और अच्छा, ये दो बेसिक एतराजात हैं ऑपोजिशन के। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे जावेद बलोच साहब, ऑपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि बात बिल की होती है, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि एनआरओ तो मैं नहीं दूंगा, चाहे जितना मर्जी मांगते रहें, चाहे जो मर्जी कर लें, एनआरओ जो है वो नहीं दूंगा। आप लोग एनआरओ भी मांग रहे हैं, आप लोग ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ये जो बार बार वो ये दावा करते हैं, आखिर इसके पीछे हकीकत है क्या? ठीक, वैसे इकबाल साहब की ऑडियो के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा मैं जावेद साहब की तरफ जाऊंगी। अच्छा जावेद साहब, वो आपने दो मोटे मोटे एतराजात हमें बता दिए जो कि ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त कर रही है। मुझे ये बताएगा कि अब होगा क्या, इसका हल क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद वाहिद हल अब ये हो कि मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया जाए और उसके बाद जो है वो बिल पेश किया जाए। क्या यही एक आखिरी हल रह गया और शायद क्या इसकी तरफ हुकूमत सोच रही है? एक तो आयशा मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो पॉइंट और भी आपको बता दूं कि इसमें इस बिल में है क्या जिस पर आवाज़ें उठ रही हैं और क्या इसमें जो है वो होने जा रहा है। एक तो जो हमारी मदारिस हैं, जो हमारी मसाजिद हैं, जो हमारी खानकाएँ हैं और जो हमारी जो मज़ारात हैं, उनकी जो आमदन है उसको भी एक दायरा अख्तियार में लाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो इन खानकाओं की, मज़ारात की, मसाजिद की, मदारस की भी जो आमदन है उसको मॉनिटर किया जाएगा और इस पर जमात इस्लामी, JUIF और दीगर जो है वो जमातें, जो दीनी जमातें हैं, उनको एतराज़ है कि शायद जो मसाजिद में खुतबात दिए जा रहे हैं उनको भी जो है वो चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सज़ाएँ हैं आयशा, इसमें जैसे कि खानकाहों और दीगर जो मज़ारात के आमदन पर अगर कोई उसमें कानूनी दायरे इख्तियार में आती है तो 5 साल कैद और 2.5 करोड़ जुर्माना है इसमें। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तो उसमें भी जो है वो 10 करोड़ तक, 12 करोड़ तक जुर्मानों की सजाएं रखी गई हैं। अब जब ये बिल सेनेट में आता है आयशा, तो अपोजिशन जैसे कि एक SOP है और कवायद ज़वाबत हैं कि एक बिल की तहरीक पेश होती है। जब ये तहरीक पेश हुई, वो तहरीक अपोजिशन की अक्सरियत राय के साथ मुस्तरद कर दी गई, यानी कि ये बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ले ही नहीं हुआ। फिर वहाँ पर चेयरमैन सेनेट ने अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल किए, उस बिल को जो है वो ईवान में पेश करने की इजाज़त दी, उस पर जो है वो वोटिंग करवाई गई और वो वोटिंग के तहत बिल मुस्तरद हो गया। अब टेक्निकल चीज़ इसमें आयशा, एक सेकंड लूँगा। अब टेक्निकल चीज़ इसमें ये है कि ये बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुस्तरद हो गया, यहाँ पर यस नो हो गई। अब जब ये बिल मुस्तरद हो गया तो इसे वापस जो है वो कर दिया गया है ताकि इसको जॉइंट सेशन में बुलाकर इसको पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। जानना मैं एहसन इकबाल साहब आपसे ये चाहूंगी कि बात बिल की होती है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वही बात दोबारा करते हैं और ये एक दफा नहीं, ये कोई मुताबिद बार जो है वो वज़ीर आज़म साहब ये बात दोहरा चुके हैं कि एनआरओ तो वो नहीं देंगे। आप लोग एनआरओ मांग भी रहे हैं और ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, इस दावे के पीछे हकीकत क्या है? देखिए आयशा, नहीं मांगा वज़ीर आज़म साहब की और बोल रहा है। असल बात यह है कि वो एनआरओ जहांगीर तरीन साहब वो एनआरओ दे चुके हैं उन लोगों को जिन्होंने स्कैंडल के अंदर अरबों रुपए कमाया है। वो एनआरओ दे चुके हैं आटा माफिया को, वो एनआरओ दे चुके हैं दवाइयों की कीमतों में इजाफा करने वाले लोगों को जिनको वजारत सेहत से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया है। वो एनआरओ दे चुके हैं BRT के मुलजमों को, वो एनआरओ दे चुके हैं फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। वो कितने एनआरओ में गिनाऊं जिनका फायदा खुद इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके वजीरों ने उठाया है। हम उनसे कोई ना रियायत मांगते हैं ना हमने रियायत मांगी है। अलबत्ता हम ये बात जरूर कहते हैं कि पिछले 2 सालों में ये बात साबित हुई है कि ये हुकूमत इंतकामी हथकंडों पर झूठे मुकदमे बना के लोगों को साल साल 1.5 साल जेल में रखती है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है। लिहाजा जो भी कवानीन बन रहे हैं, जो फैटिफ के कवानीन हैं, उस पर हमने हुकूमत से ताउन किया और वजीर खारजा ने तहरीरी तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया और अपोजिशन के किरदार को सराहा। लेकिन जो कानून हुकूमत फैटिफ का लिबादा ओढ़ के काले कानून मुसल्लत करना चाहती है,
کہ وہ جس کو چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دے, اس کو ضمانت بھی نہ مل سکے, وہ اپلائی نہ کر سکے قانون کے لیے, اور ایسے قوانین کسی فیٹف ملک کے اندر رائج نہیں ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کون سے ممالک ہیں جس میں اس طرح کے کالے قوانین ہیں, یا آپ بتائیے کہ آپ سے فیٹف نے کہاں تقاضا کیا ہے کہ اس طرح کے قانون بنائیں جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس بھی سلب کر لیں. تو جواب نہیں تھا ان کے پاس کوئی. تو جو جھگڑا ہے وہ فیٹف کے اوپر نہیں ہے, جھگڑا اس بات پر ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان میں ہٹلر بننا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حکم نکلے, جس کو چاہے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں, اور وہ ضمانت بھی اپلائی نہ کر سکے, اس کا کتنا مرضی جھوٹا کیس ہو اس کے خلاف. تو اس قسم کے قوانین ہم چاہے فیٹف کا نام ہو. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا, وہی کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائن قریب ہے, پاکستان بلیک لسٹ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے تعاون نہ کیا. پاکستان اگر کالے قانون بنائے گا اس سے بلیک لسٹ ہو جائے گا. وہاں پر اگر ان ممالک کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے فیٹف کا نام استعمال کر کے ایسے قوانین بنائے ہیں جنہوں نے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے ہیں, جو آئین اور قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو شاید پھر لازمی یہ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. لہٰذا دنیا میں کوئی ملک ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کریں, آئین اور قانون کے خلاف آپ قانون سازی کریں. میں دوبارہ دہراتا ہوں, یہ فیٹف کا مطالبہ نہیں ہے, یہ حکومت کا اپنا ایجنڈا ہے. یہ اس ملک کے اندر ایک فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جس کو چاہیں جو ان کے خلاف بولے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں. تو ان چیزوں کی ہم اجازت نہیں دیں گے انہیں. اچھا احسن اقبال صاحب, ترامیم کیا تھی جو آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی تھیں ان بلز کے اندر, اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو پھر بالکل موقع کے اوپر آ کر جو ہے وہ واپس لے لیا گیا, یا پھر ان کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوا. تو وہ کیا ترامیم تھی, آپ کیا بدلنا چاہ رہے تھے اس میں؟ بنیادی جو ہمارا اعتراض تھا, انہوں نے جو وارنٹ آف اریسٹ ہے وہ عدالت کی اجازت سے ختم کر دیا تھا. وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے, جو آپ کا ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, وہ آپ کا وارنٹ نکالے گا, پکڑ کے لے جائے گا. جبکہ اس سے پہلے قانون کے اندر یہ تھا کہ وارنٹ آف اریسٹ عدالت کے ذریعے آپ لیں گے, اور جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ ثبوت پیش کرتے ہیں, اور عدالت آپ کو ثبوت دے کے وارنٹ آف اریسٹ دیتی ہے. لیکن اگر آپ یہ اختیار انتظامیہ میں کسی محکمے کو دے دیں گے تو وہ تو جو مرضی فرضی کیس بنائے اس کے اوپر کسی کا بھی وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتا ہے. لہٰذا اس طرح کی جو اس کے اندر غیر قانونی شکیں ہیں, ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ہراساں ہونے سے بچایا جائے اور اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بچایا جائے جس میں کل کو کوئی بھی حکومت آ کے ان قوانین کا مس یوز کر سکتی ہے. نہیں تو احسن اقبال صاحب, اب ہوگا کیا وہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کا ایک واحد حل یہ ہو سکتا ہے کہ مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلا کر بل پیش کر دے حکومت, کیا اس طرح کا کوئی آپشن جو ہے وہ حکومت لے سکتی ہے, اور اگر لیا تو پھر اپوزیشن کا کیا رد عمل ہوگا اس کے اوپر؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حکومت کے پاس آپشن ہے کہ یہ اتفاق رائے کے ساتھ, جیسے پہلے ہم نے قانون بنائے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے اور اتفاق رائے پیدا کرے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک اچھا میسج جائے. اگر انہوں نے اصرار کیا اور بلڈوز کر کے اس قانون کو بنایا تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے, اور دنیا کے سامنے میسج جائے گا کہ ہم ایک قانون سازی کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. تو لہٰذا حکومت کا فرض ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی ضرورت ہے تو اس کو قومی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. ہم ان سے کوئی ایسا کنسیشن نہیں مانگ رہے جو ہمارے کسی کیس سے متعلق ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے ان کو محفوظ رکھا جائے, اور کوئی بھی حکومت مستقبل میں یا یہ والی حکومت اپنی مرضی سے کسی کو جھوٹے کیس پر انتقامی کاروائی کے تحت اٹھا کر جیلوں میں نہ پھینک سکے, جیسا کہ ہم سب ہوئے ہیں سال 1.5 سال 6 مہینے, اور اس کے بعد پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں تھا, جھوٹے کیس تھے. اور حتیٰ یہ کہ سپریم کورٹ کو لکھنا پڑا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اور ایک طرف یک طرفہ احتساب کے نام پہ لوگوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور نیب دوسری طرف بالکل خاموش ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, اب جو الزام لگ رہا ہے وہ یہ الزام ہے کہ میاں نواز شریف کے کیس کے اوپر جیسے ہی ٹویٹس بھی خان صاحب نے جو ہے وہ کیے تھے کہ NRO جو ہے وہ نہیں دیں گے, میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر جیسے ہی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں حکومت, تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ یہ NRO لینے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے جی؟ دیکھیے, مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں عدالت میں چل رہے ہیں, ذرا مجھے عمران احمد نیازی صاحب یہ بات سمجھا دیں کہ وہ کون سا آئین اور قانون میں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ تو NRO تب دے سکتے ہیں نا کہ اگر یہ اس بات کی ضمانت دے سکیں
کہ کسی کیس کو یہ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو کیسز عدالت میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، کیا عدالتیں ان کی مرضی سے فیصلے دیتی ہیں یا عدالتیں آزاد فیصلے دیتی ہیں؟ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ این آر او مجھ سے مانگ رہے ہیں تو یہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں بھی غالباً ان کے ماتحت کام کرتی ہیں، جو کہ عدلیہ کی توہین ہے. ہماری عدلیہ آزاد ہے، وہ وزیر اعظم کے ماتحت کام نہیں کرتی. تو لہٰذا کوئی این آر او ایسا نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو دے سکیں، چونکہ ان کے سارے کیسز اب عدالت کے سامنے ہیں. ان کا جو بھی فیصلہ وہ عدالت نے کرنا ہے، وہ عمران احمد نیازی صاحب نے نہیں کرنا. جب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ کون سا این آر او دے سکتے ہیں؟ اچھا محسن اقبال صاحب، یہ نواز شریف جو ہیں وہ ماضی میں خلائی مخلوق کی بات کرتے رہے ہیں. نون لیگ یہ کہتی رہی ہے کہ حکومت کے پیچھے کوئی اور ہے. مریم نواز نے بھی جب پریس کانفرنس کی تو واضح کیا کہ بیانیہ آپ بھی وہی ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس بیانیے کو رد کر دیا. آپ نے کہا کہ حکومت کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے. تو کیا مریم نواز اور نواز شریف بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو ایسی بات نہیں کی. میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ حکومت بہت خطرناک طریقے سے ایک تاثر یہ پھیلا رہی ہے کہ جو بھی اس کی انتقامی کارروائیاں ہیں اس کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایک پیج پر ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہو سکتی. چونکہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ غیر سیاسی ہیں اور وہ کسی ایک پارٹی کی میراث نہیں ہے، وہ یا ایک پارٹی کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ پوری قوم کی پراپرٹی ہیں، وہ تمام جماعتوں کی پراپرٹی ہیں. لہٰذا اس طرح کا جو ایک احساس حکومت کے وزراء اپنے بیانات سے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی نفرت جو ہے ہمارے قومی اداروں کی طرف موڑ رہے ہیں. یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت خطرناک بات ہے اور ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. اور ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کو بھی اس چیز کا ضرور دیکھنا چاہیے کہ ماضی ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے. ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کنونشن لیگ بنائی گئی تو وہ تاریخ میں ٹھہر نہیں سکی، وہ ختم ہو گئی. پھر کاف لیگ بنائی گئی، اس کی حکومت کھڑی کی گئی، وہ آج تاریخ میں نیست و نابود ہو چکی ہے. تو اسی طرح اگر ایک یہ نیا تجربہ ہے پی ٹی آئی کا، یہ بھی تاریخ میں کھڑا تو نہیں رہے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب کاف لیگ کی حکومت کے آخری کچھ دور تھا، اس وقت یہ حالات ہو گئے تھے کہ ہمارے قومی اداروں کو یہ نوٹس نکالنا پڑا تھا کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ وردی پہن کے شہروں کے اندر نہ جائیں. تو کسی ملک کے قومی اداروں میں اور عوام میں جب خلیج پیدا ہوگی، وہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تمام ادارے عوام کے ساتھ اور ایک آئین کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہارمنی کے اندر کام کریں. تو یہ حکومت جو اب ناکام ہو رہی ہے، یہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی اور پہ پھینک رہی ہے. حکومت ناکام ہو رہی ہے اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی اور پر پھینک رہی ہے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہرحال یہ FATF کے بل کی جو تلوار ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لٹک رہی ہے اور محاذ رائن میں اور جو سیاسی گرما گرمی ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں بڑے عام موضوع اور بڑے سینسیٹیو موضوع کے حوالے سے، اور وہ ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر جو کمنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور جس طریقے سے نفرت انگیز قسم کی کمنٹنگ چل رہی ہے، یا پھر ایک پراسرار مہم اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو کہیں کہ اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے وہ تھوڑا سینسیٹیو ہے، محرموں کے دن ہیں، اور اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے سوشل میڈیا پر لگاتار جاری ہے تو غلط نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسی موضوع کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے. اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا نفرت انگیز مہم کے نشانے پر ہے اور محرم میں فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ سنگین ہو چکا ہے. اس کی نشاندہی پنجاب اسمبلی میں بھی کرائی جا چکی ہے اور اس حوالے سے 2 روز پہلے ایک قرارداد بھی پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے اور اس مہم کے پیچھے پراسرار ہاتھوں کو بے نقاب کرنے اور اس مہم کو رکوانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی پھیلانے والے یوٹیوب چینلز، فیس بک اکاؤنٹس اور ویب پیجز کافی متحرک ہیں اس وقت، اور یہ ایک بڑی الارمنگ قسم کی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن افسوس ہے کہ حکام اب تک اس کا سختی سے نوٹس نہیں لے رہے ہیں. قوانین بھی موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کی ایک طویل جنگ سے متاثر ہو چکا ہے اور اس چنگاری کو اگر ایک بار پھر سے ہوا مل گئی تو فرقہ وارانہ فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے. اسی حوالے سے چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب مولانا طاہر اشرفی بھی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھارت اور بیرونی قوتیں اس وقت سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے اور منظم مہم
मुहिम चलाने में मसरूफ हैं और शिया सुन्नी को लड़ाना चाहते हैं। और उन्होंने भी मुतालबा किया है कि पीटीए सोशल मीडिया बंद नहीं करवा सकता तो मुहर्रम के दिनों में फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दे। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को नफरत फैलाने वाले फेसबुक अकाउंट्स बंद करने की सिफारिश भी कर चुके हैं वो। आखिर क्यों पीटीए अब तक सोशल मीडिया पर ऐसे नासिर के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती? सार्फिन बेलगाम हैं और कवानीन बराए नाम दिखाई देते हैं, आखिर क्यों है ऐसा? इसी हवाले से डिजिटल राइट्स के एक्सपर्ट हारून बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुहर्रम के दिन हैं और चीज़ें जो हैं वो इस वक्त और ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई हैं। हसास मौज़ूआत और मामलात पर सोशल मीडिया के सार्फिन जो हैं वो हमेशा से बेलगाम रहते हैं और सोशल मीडिया का एक मसला ये है कि नहीं पता चलता कि कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और उसका अगर आप पता लगाने के लिए बैठें तो फिर पाकिस्तान में उस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं है कि आप एज सून एज पॉसिबल जो है वो उस चीज़ को ट्रेस कर ले। मैं जानना आपसे ये चाहूँगी कि आखिर पीटीए जो है उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या बनती है, और ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली अभी मैंने जिस चीज़ की निशानदेही की है, जिन हालात की निशानदेही की है, मुहर्रम के दिन है, इस वक्त आपको क्या लगता है कि पीटीए को किस तरीके से एक्टिव होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने ये बहस छेड़ी है और बहुत राइट टाइम है, क्योंकि वाकई मुहर्रम उल हराम है और अनफॉर्चुनेट जो ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि मैं हेट स्पीच को पाकिस्तान में खुसूसन जो सोशल मीडिया के अंदर जो ट्रेंड है उसको मॉनिटर करता हूँ। मेरा हमारा इस वाले में सोशल मीडिया का एक मॉनिटर हमने सेटअप किया हुआ है हेट स्पीच के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में हम इसके ट्रेंड्स देखते हैं, खुसूसन ट्विटर के ऊपर। अगर मैं आपको रिसेंट ट्रेंड्स की बात करूँ तो एक खास हमें पैटर्न नजर आता है हेट स्पीच के हवाले से। जब भी कोई रिलीजियस या इस किस्म का कोई इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा होता है, जैसे आपने मुहर्रम उल हराम की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, प्रोसेशन चलते हैं बहुत ज्यादा, तो इस हवाले से बहुत सारे ऐसे अनासिर सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं जो कि अपने जो रिलीजियस एफिलिएशन एसोसिएशन हैं उनको गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये बात भी बिल्कुल किसी हद तक ठीक है कि सिर्फ इसमें पाकिस्तान में ही मौजूद अनासिर नहीं बल्कि गैर मुल्की अनासिर भी मौजूद है, क्योंकि हमारा जो स्टडी है उसके अंदर जो क्रॉस बाउंड्रीज ट्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नजर आए। लेकिन डेफिनेट सी बात है कि आप जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात मौजूद होते हैं जिसमें हमारे अंदर जो अदम बर्दाश्त है वो बहुत ज्यादा है हमारे सोसाइटी के अंदर, और ये अदम बर्दाश्त हमें उसकी एक हिस्ट्री है, उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री 80s के बाद से चलती है, जिसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर से ही खुद इस तरह के ग्रुप्स जो कि सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए और उन्होंने बहुत रिलीजन का मिसयूज किया। तो एक इन्वायरमेंट, एक हिस्टोरिक हमें पता है कि जो हारून अब ऐसा लग रहा है कि जो सूरत हाल बन रही है वो तो डिजिटल दहशतगर्दी, मेरे माइंड में अभी एक टर्म आई है, शायद वो उसकी शक्ल अख्तियार करती जा रही है। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिसको हम काम में लाते हुए इन अकाउंट्स को सस्पेंड कर सकते हैं जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, जो हेट स्पीच को फरोग देते हैं, इश्तियाल अंगेजी फैलाते हैं? देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान में हर किस्म का मैकेनिज्म अवेलेबल है। हेट स्पीच के हवाले से साइबर क्राइम का लॉ मौजूद है। साइबर क्राइम के लॉ के अंदर इस किस्म की हेट स्पीच के हवाले से जो कि सेक्टेरियन और क्लियरली कहता है सेक्टेरियन और एथनिक बेसिस पे जो भी हेट स्पीच है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अभी और भी कवानीन मौजूद हैं। ATA का लॉ है, उसके अंदर भी प्रोविजंस मौजूद हैं। नेशनल एक्शन प्लान है, उसके अंदर प्रोविजन मौजूद है। मतलब क्लियरली उसमें बताया गया कि हेट स्पीच जो है सेक्टेरियन और इस किस्म की स्पीच की कतन बैनुल-अक़वामी कवानीन भी इसकी इजाजत नहीं देते। और अगर कोई इस किस्म की हारून आपने कहा कि हैं, तो वो क्या है? देखिए, वो क्रिमिनलाइज करते हैं हेट स्पीच को। अब PTA कस्टोडियन है इस लॉ का और FIA कस्टोडियन है इस लॉ का व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। FIA हमने देखा है बड़ी एक्टिवली साइबर क्राइम लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जर्नलिस्ट के खिलाफ करता है, बहुत सारे और भी मामलात हैं उनके जहां उनको चाहिए होता है वो उसको करते हैं। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये जो लॉज हमारे पास मौजूद है जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, FIA ने खुद बनाए हैं, PTA ने खुद बनाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बैठी और बहुत सी मुख्तलिफ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी उन्होंने मिलकर बनाए हैं। तो ये सारी चीजें काइंडली मुझे बात करनी, ये सारी चीजें मद्देनजर रख के बनाए गए थे। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत डिस्क्रिमिनेटरी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है कि इनके खिलाफ कर दिया और इनके खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है इससे आप हेट स्पीच के इशू को और सेक्टेरियनिज्म को आप उससे हमारा अपना ही नुकसान होगा।
हमारे भाई मरेंगे, हमारे ही जो सना शहरी मरेंगे, उसको हमें इंटरनली देखना है, बजाय से कि हम एक्सटर्नल जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है उन मामलात को हम उसकी तरफ हम देखें। अच्छा, इस पे कार्रवाई करने के हवाले से हारून अगर मैं पूछूं तो हमारी क्या लिमिटेशंस हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह ये बात की जाती है कि इनके ऑफिसेज जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, तो हमें इसके हवाले से जो है जांच पड़ताल करने के लिए डेटा को जो है वो बाहर भेजना पड़ता है, और उसके बीच में जो टाइम वेस्ट होता है वो भी एक बड़ी कबाहत है, बड़ी रुकावट है कि हम इसके ऊपर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं टाइमली कर पाते। देखिए जी, कोई डेटा इस हवाले से फोरेंसिक लैब का एक कॉन्सेप्ट जो कि साइबर क्राइम लॉ के अंदर मौजूद है और FIA ने बनानी है फोरेंसिक लैब। उनके रूल्स में भी ये चीज है वाज़ेह कि वो खुद से डाटा जो इस किस्म का है वो उसको एनालाइज कर सके। हम डिजिटल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हद तक जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हम मुख्तलिफ तरीकों से चीजों को खुद से देख सकते हैं। FIA तो फिर गवर्नमेंट का इदारा है, रिसोर्सफुल इदारा है, वो खुद से फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि सर्टेन अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर कुछ अकाउंट ऑपरेट बाहर से हो रहे हैं और बाकी आपके जो लोकल लॉज हैं उनका गलत उनके मुताबिक ये चीज नहीं है, तो गवर्नमेंट वैसे भी जो है ना फेसबुक को भी लिखती है, ट्विटर को भी लिखती है कि फलाने अकाउंट ब्लॉक की जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदर मुनाफरत और दहशतगर्दी या इस किस्म की लॉ ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो हारून बलोच हमारे साथ मौजूद थे, मैकेनिज्म मौजूद है जी, और लॉज भी मौजूद हैं, तरीकाकार भी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि PTI को इस वक्त यकीनन हरकत में आना चाहिए। जिस किस्म की मजहबी मुनाफरत जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है, और ये मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, हालात के लिए काफी संगीन हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है जी हमें जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, जो कि एक वक्त हुआ करता था कि PTI के मंशूर का हिस्सा होता था, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि PTI शायद उस बात को भूल चुकी है। आज थोड़ा याद कराने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, साथ में। वेलकम बैक। गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नए सूबे का कयाम सियासी अख्तलाफात का शिकार रहा है, और जनूबी पंजाब की आवाम के साथ हर सियासी जमात ने नए सूबे के मामले पर सियासत ही की है, और खूब सियासत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात से कबल नए सूबे का कयाम पार्टी मंशूर में शामिल भी नहीं किया था, लेकिन 2018 के इंतखाबात से कबल जनूबी पंजाब की महरूमियों पर इमरान खान खुलकर बोले और नए सूबों के कयाम के हवाले से वही बयानिया अपनाया जो पिछले हुक्मरान करते रहे। इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए एक बार फिर से जनूबी पंजाब को नया सूबा बनाने का वादा किया गया। अरसा दराज से महरूमियों का शिकार जनूबी पंजाब के बासियों की उम्मीद जगाई गई। लोगों ने सोचा आ गया वो शाहकार जिसका था बरसों से इंतजार, अब सूबा जरूर बनेगा, वसाइल इलाके पर खर्च होंगे, मसाइल का खात्मा होगा, तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, और यूं अवामी हिमायत इमरान खान की झोली में गिरने लगी। सोने पे सुहागा ये हुआ कि इन इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली खुसरो बख्तियार ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म बल्ख शेर मज़ारी की मौजूदगी में 9 अप्रैल को पार्टी छोड़ने और जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के 8 MNAs और 2 MPAs शामिल थे। बाद मजीद अरकान असम्बली भी जनूबी पंजाब सूबे महाज का हिस्सा बनने लगे, और फिर ठीक 1 महीने बाद खुसरो बख्तियार ने जनूबी पंजाब महाज को PTI में जम कर दिया। इनसे कहता हूं इंशाअल्लाह जब जनूबी पंजाब सूबे का कयाम होगा, ये 1947 के बाद पाकिस्तान में पहली दफा एक नया सूबा बनेगा। हमारे साथ बहुत नाइंसाफियां होती रही। हमारे पिछले 30-35 साल से जो जमात पंजाब के ऊपर काबिज रही, तख्ते लाहौर पर काबिज रही, उन्होंने वफाक की नहीं सोची, उन्होंने जनूबी पंजाब को हुक्मरानी के तहत अपने साथ रखा है। अब जनूबी पंजाब की आवाम का फैसला है कि अब वो महकूमी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये जो जनूबी पंजाब में लोगों के एहसास महरूमी है, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। हम ये कमिट करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारा कॉज होगा। हम इसके ऊपर पूरी तरह, ये आसान नहीं है, मैं वैसे ये भी वाज़ेह कर दूं, एक सूबा बनाना आसान नहीं है, इसके बड़ी लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हम पूरी अभी से प्रेपरेशन करेंगे, बल्कि अभी कमेटी बना देंगे। और
फिर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमती प्लान दिया तो इख्तिदार में आने के बाद 100 दिन के अंदर सूबा बनाने का वादा भी कर डाला। हालांकि कहते रहे कि आसान नहीं है, लेकिन वादा हो गया। इंतखाबात हो गए, मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से नाकाम हुई। पीटीआई ने जनूबी पंजाब में सूबे के नाम पर 50 में से 35 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत ली, जबकि पीपल्स पार्टी भी महज 5 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। पीटीआई को इक्तदार मिल गया, लेकिन 100 दिन में सूबा बनना तो दरकिनार, कुछ काम तक नहीं हो सका। 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अब अचानक जनूबी पंजाब का फिर से चर्चा होने लगा है। जनूबी पंजाब के अलग सेक्रेटेरिएट का ऐलान कर दिया गया है। मामलात इससे पहले के किसी नतीजे पर पहुंचते, कभी सूबे के नाम पर एतराजात हुए तो कभी दारुल हुकूमत के मामले पर मुल्तान और बहावलपुर एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे। बादशाह हुकूमत ने मुल्तान और बहावलपुर दोनों जगह सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान किया। पहले मरहले में सेक्रेटरी के इख्तियार के साथ एक एडिशनल सेक्रेटरी को तैनात किया गया। एडिशनल आईजी की तकर्री भी की गई। माजी की रिवायत को भांपते हुए कहा यह जा रहा है कि अब अगले 2 साल तक यूं ही दफ्तरी काम चलते रहेंगे और सूबे के कयाम और अवाम के साथ किए गए जो वादा है, आइंदा इंतखाबात से पहले फिर सियासी मुहिम में सूबा जनूबी पंजाब का कार्ड जो है वो खेला जाएगा। क्या कभी जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों का अजाला कर पाएंगे हुक्मरान? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब, और इसके अलावा खिजर मजारी साहब हैं जी रहनुमा मुस्लिम लीग नून। क्योंकि इनके दौर में भी ये मसला हल नहीं हो सका तो इनकी जो नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। 100 दिन में जनूबी पंजाब बनाने का वादा तो आपने किया, लेकिन 2 साल गुजर गए हैं। आखिर क्यों ये जो इशू है, ये जो सूबा है, आपकी प्रायोरिटी पर नहीं आ सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े अहम मौजू को आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, और आपने इंट्रो में खुद फरमा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने आइन का हिस्सा बनाया साउथ पंजाब सूबे को। साउथ पंजाब चूंकि पंजाब की आबादी का 34% है, ऑलमोस्ट 34% है। और आप देख ले, माजी में जितने भी बजट एलोकेशन होती रही वो पॉपुलेशन के मुताबिक होती थी साउथ पंजाब की, बट पैसे यहाँ खर्च नहीं होते थे। साउथ पंजाब आज भी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। अब जब 2018 के इलेक्शन में हमने वाकई ही साउथ पंजाब के लोगों से जो इमरान खान साहब ने कमिट किया, हमारी कैंपेन का मेन टॉपिक भी साउथ पंजाब प्रोविंस था, लेकिन बदनसीबी कि हमारे पास पंजाब में भी, मरकज में भी और सेनेट में तो थी ही नहीं, हमें 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकी। कानून साजी के लिए जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए थी वो हमारे पास सूबे के लिए नहीं थी, लेकिन हमने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा। मैं चूंकि साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं, आज भी मुल्तान बैठा हुआ हूं, हमारे तमाम अराकीन असेंबली ने अपनी क़यादत के साथ इसके तमाम चीज़ों को, जैसे खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि लॉजिस्टिक्स चाहिए थी, हमें इसके लिए लीगल हेल्प चाहिए थी, हमें वो तमाम फ्रेम वर्क चाहिए था जो सूबा बनाने के लिए ज़रूरी था। तो इस सारे अरसा में वो काम हुआ, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर पहुंचे कि हमने साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का ऐलान ना सिर्फ कर दिया बल्कि उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुख्तलिफ इशूज माजी में होते रहे, कभी भावलपुर सूबे का शोशा छोड़ा गया, कभी मुल्तान सूबे के हवाले से बात की जाती रही, चूंकि मुल्तान की अपनी एक हिस्टोरिकल हैसियत है। मुल्तान 4000 साल से भी ज्यादा तारीख रखता है। मुल्तान की अपनी जियोग्राफिकल वजह तो आपने बयान कर दी, लेकिन आप नहीं समझते कि जनूबी पंजाब की आवाम ने तहरीक इंसाफ को महज नए सूबे के नाम पर वोट दिया था। अगर सूबा नहीं बनता तो जनूबी पंजाब अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर देगा। देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, तहरीक इंसाफ ने जो कमिट किया, एक तो ये नहीं कहा कि 100 डेज में हम सूबा बनाएंगे, 100 डेज का एक प्लान दिया जो दुनिया की तमाम एडवांस कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, और फिर हमने उस अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। हमने अब जो ये साउथ पंजाब यानी वो प्लान था 100 दिन का और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होना था। ठीक है, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। कुरैशी साहब, खिजर मजारी साहब हमारे साथ मौजूद है। खिजर साहब, अब कुरैशी साहब ने कह दिया कि 100 डेज का जो वो एक प्लान था वो पेश किया गया था, ये बात नहीं हुई थी कि 100 दिनों में सूबा जो है वो बना दिया जाएगा। आपको क्या वजूहात नजर आती हैं? आखिर क्यों पीटीआई जो है वो इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं कर सकी, या फिर जनूबी पंजाब के साथ जो होता रहा है, माजी में होता रहा है कि सियासत होती रही है, उसके ऊपर उसके नाम पर वोट लिए गए लेकिन काम फिर नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो जनूबी पंजाब के 3 करोड़ 40 लाख लोगों का ज़ख्म है जिसको इमरान खान ने ज़रब दी थी,
اس کے بارے میں آپ نے سوچ کے پروگرام کیا. وعدہ انہوں نے کیا تھا جی ہم ابھی کمیٹی بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 100 دنوں میں ہم کوئی پریکٹیکل کوئی چیز کریں گے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے, میری کنونشن ہے, میں کنونسڈ ہوں اس پہ کہ میں پورے طریقے سے کروں گا, جس پہ انہوں نے کہا تھا سوئٹزرلینڈ جتنی آبادی ہے, سوئٹزرلینڈ کی لاہور جتنی آبادی ہے, اور اس میں 24 سے 25 صوبے ہیں, اور کوئی زون اے کوئی زون بی نہیں ہوگا. حالت تو یہ ہے ان کی سیریسنس کی کہ انہوں نے ایڈیشنل سیکٹری بٹھا دیا ملتان میں, اور پولیس کا ایڈیشنل آئی جی بٹھا دیا بھاولپور میں. یہ دونوں انٹر لنک ہوتے ہیں, اور جو آفیسرز وہاں پہ بیٹھے ہیں, نہ انہوں نے کسی ڈسٹرکٹ کا وہاں پہ دورہ کیا ہے, نہ کسی ایم این ایز ایم پی ایز کو ابھی تک ملے ہیں, نہ ادھر پتہ ہے کہ دفاتر کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی دیر از نتھنگ, اور اس طرح کا رول ماڈل کہیں پوری دنیا میں اویلیبل نہیں ہے جو اتنا ان ایفیشینٹ ان افیکٹڈ ہے. مجھے بتائیں 3 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے کہا, خسرو بختیار صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرا سیکٹری فائنانس کوٹ مٹھن کا ہوتا اور جج چاچڑا شریف کا ہوتا تو آج ہمیں صوبے کی ضرورت نہ بنتی. انہوں نے کوئی ترقیاتی بجٹ رکھا ہے اس کے لیے, انہوں نے کیا کوئی پانی کا کوئی نہریں نئی کھودی ہیں. ان سے بہتر تو ہم تھے جنہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا, پھر بھی میٹرو بنایا, کارڈیالوجی سینٹرز بنائے, بتھیروں میگا پروجیکٹس ہم بھاولپور میں لے کے آئے, یونیورسٹی بنائی رحیمر خان میں, ڈی جی خان میں, یہ 3 گن کے دکھائے, میٹرو بنائی کس میں ملتان میں, بھاولپور کی جو ہاسپٹل ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا. ہر لحاظ سے مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی. انہوں نے کیا کیا, صرف جھوٹے وعدے کر کے عوام کو گمراہ کر کے لوگوں سے ووٹ لے کے اب بھول جاتے ہیں, اب آتے نہیں ہیں. کوئی مطلب ابھی ہم ایک اتنی بڑی کرائسس سے گزرے ہیں, کراپ کی مختلف طریقوں سے ساؤتھ میں بڑا ہٹ ہوا ہے. انہوں نے قریشی صاحب, الزام آپ لوگوں کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو واویلا مچایا گیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے, اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ پنجاب میں آپ لوگ جو ہے وہ اقتدار بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جی, اور سیاست جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا ہم دیکھیں گے کہ اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے شور ہوگا, واویلا ہوگا, نئے وعدے کیے جائیں گے. درست ہے کیا ہے عائشہ؟ آپ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی آ کر یہاں جذباتی کیفیت دیکھیں. ابھی میرے بھائی جو فرما رہے تھے یہ حقائق کو انہوں نے بالکل مست کر دیا. مطلب ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ باقاعدہ فنکشنل ہو گیا, ساؤتھ پنجاب کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری, ایڈیشنل آئی جی تعینات ہو گئے, 18 ڈپارٹمنٹس کا پورا جو ریکارڈ تھا 72 ایئر کا وہ ساؤتھ پنجاب شفٹ ہو رہا ہے. تمام پلان مکمل ہے, لوگوں نے ورکنگ شروع کر دی. ابھی آج سے 1 ہفتہ پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے آفس کا باقاعدہ اناگوریشن ہوا, تمام اراکین اسمبلی وہاں موجود تھے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو آج رکن اسمبلی ہیں, آج گیند ان کے کورٹ میں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سٹائل ہے اس سے باہر آئیں اور اپنی قیادت کو مجبور کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سول سیکریٹریٹ بنا دیا, آئیں آج ہم ساؤتھ پنجاب کو بنانے کے لیے اپنا ووٹ کریں. اگر مزاری صاحب نے جیسے فرمایا کہ جی ہم نے یہ کیا, یہ صرف مجھے پچھلے 20 سال میں ایک بار بتا دیں کہ جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ساؤتھ پنجاب کے لیے کیا کبھی وہ ساؤتھ پنجاب میں خرچ ہوا؟ پوائنٹ آ گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بال جو ہے وہ اب آپ کے کورٹ میں ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں کیا, اور نہیں بننے دینا چاہتی ہیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا وعدہ تھا, پی ٹی آئی کے منشور میں تھا, اگر وہ بنا لیتی ہے تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی. یہ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, ہم نے تو 2 صوبوں کی قراردادیں اسمبلی میں دی ہوئی ہیں. ان کے لیڈر کے بقول 25 ہونے چاہیے لاہور جتنی آبادی پہ. تو یہ بنائیں, یہ آگے چلیں. یہ ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے تھے, آج ڈیولوشن آف پاور کدھر ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 ہفتہ پہلے آفس بنایا, ویل اینڈ گڈ, لیکن کیا آفس بنانے سے لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا لوگوں کی تکلیفات دور ہو گئی ہیں؟ آفس سے بہتر تھا یہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بنا لیتے, یہ وہاں پہ کنٹینروں میں دفتر بنا لیتے, وہ بہتر تھا بجائے کہ وہاں پہ یہ اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے. یہ صرف ایک سیاسی لالی پاپ دے رہے ہیں لوگوں کو, اور پریکٹیکلٹی اس میں
कुछ नहीं नहीं, है। अगर वो कह रहे हैं कि दफ्तर एडिशनल बंद है तो सेक्रेटरी क्या के पास काम शुरू हो गया सिर्फ ना? असिस्टेंट कमिश्नर के ट्रांसफर के अलावा कोई इख्तियार नहीं है। एडिशनल आईजी जो बिठाया हुआ है वो सिर्फ एसएचओ तब्दील कर सकता है, ना कोई डीपीओ को कोई बात कर सकता है, ना डीएसपी को बात कर सकता है। जब आप उधर से ही फेल हो जाता है ना जी, जब एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। ये तो ऐसे हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बने और उसका हॉस्टल बने अमृतसर में। बनाना इनको ये चाहिए था कि अगर ये सीरियस थे तो एडिशनल आईजी भी वहीं बैठता जिधर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठता। जब इन्होंने भावलपुर में एक को बिठा दिया और खुद का है जोन ए जोन बी नहीं बनाना। बहुत शुक्रिया खैजर मज़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसके अलावा तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। एक दरीना मुतालबा जनूबी पंजाब की आवाम का जो पूरा होने में ही नहीं आ रहा, और अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सियासत की नजर ना हो जाए और ये 2 साल 3 साल जो बाकी रह गए हैं वो भी कहीं दफ्तरी कामों में ना गुजर जाएं और फिर एक नई उम्मीद जो है वो जनूबी पंजाब की आवाम को दिलाई जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।